इस वक्त हमारे साथ विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित साहब खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका हृदय नारायण जी। बहुत धन्यवाद आपका। दीक्षित साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक पत्रकार के तौर पर। हम लोग अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत समय पहले किया। आज के दौर में पत्रकारों की नजर तो है, लेकिन विधानसभा स्पीकर के नजर से राजनीतिक से इतर प्रदेश की स्थिति और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका कैसे देख रहे हैं? कोरोना संक्रमण जो कि देश नहीं बल्कि दुनिया व्यापी काल है। निश्चित रूप से कोरोना की ये महामारी जी वैश्विक स्तर पर सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हम लोग उत्तर प्रदेश में इस महामारी से संघर्ष में जी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के भेदभाव भुलाकर जी जुटे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के बारे में कह सकता हूं जी कि जब हम लोगों में निश्चय हुआ कि इस महामारी से निपटने के लिए प्रारंभ में 1 करोड़ की विधायक निधि दी जाए, जी मैंने स्वयं माननीय राम गोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष जो समाजवादी पार्टी के भी विधान दल के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, ऐसे सभी नेताओं से वार्ता की। जी सबके उत्तर सकारात्मक थे। इस महामारी से संघर्ष को लेकर, इस महामारी से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच प्रायः मतैक्य दिखाई पड़ता है। जी क्योंकि अपने देश ने संसदीय जनतंत्र अपनाया है, भारत में उत्तर प्रदेश में संसदीय जनतंत्र है। प्रतिपक्ष की अपनी मजबूरियां भी होती हैं और प्रतिपक्ष का अधिकार भी है जी कि वो सत्ता पक्ष द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए काम, उन पर टिप्पणी करे, उनकी टीका करे। मैं ऐसा नहीं मानता कि अगर विपक्ष कहीं कोई टीका टिप्पणी करता है तो वो गलत काम है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति इस महामारी के दौरान पैदा हुई है उसमें सुझाव देना ये अच्छी बात हो सकती है, गहरे सुझाव देना ये भी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन विपक्ष की अथवा किसी भी पक्ष की टिप्पणी से इस अभियान को धक्का न लगे, इस बारे में सतर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में इस तरह का कोई टकराव नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। अब ये महामारी ही ऐसी है, जैसे अभी आप बुलंदशहर दिखा रहे थे, जी तो ये महामारी ही ऐसी कि एक को पता लगा तो फिर उसका संपर्क कहाँ कहाँ आया, वो किन के साथ बैठा, किन के साथ उसने गपशप की, इसमें फिर से नया अध्ययन शुरू हो जाता है। जी लेकिन उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि सरकार ने, सरकारी तंत्र ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, मैं जब जनप्रतिनिधि कहता हूं तो विधानसभा का अध्यक्ष हूं, इसलिए केवल विधानसभा के सदस्य नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, विधान परिषद के सदस्य जी, संसद के माननीय सदस्य जी, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत की इकाइयां, छोटी छोटी क्षेत्र पंचायत वाली इकाइयां, सबको हमने देखा है कि अपने तमाम साधन लेकर गरीबों को भोजन दिलाना, गरीबों को तमाम सहायता दिलाना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही धनराशि अथवा प्रत्यक्ष रूप से खाद्यान्न इसको उपलब्ध कराना, ये सब एक साथ जुटे हुए हैं और ये है इस दृष्टि से सब आदरणीय भी हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी भी घटित होती हैं जो पूरे तैयारी को और पूरे युद्ध को टंगड़ी मार देती हैं। जैसे कहीं पर चिकित्सक टीम के साथ दुर्व्यवहार, कहीं पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तत्पर पुलिस के मित्रों के साथ दुर्व्यवहार, तो ऐसी घटनाओं से कभी कभी दुख होता है, लेकिन ये अपवाद हैं और प्रतिष्ठित मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जैसा प्रतिष्ठित चैनल, ये सब जिस ढंग से लोक जागरण कर रहे हैं उससे लाभ हुआ है।
और ऐसे लोग जी। जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, उनसे झगड़ा करने वाले लोग, उनके बारे में समाज में निंदा भाव भी पैदा हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, आपने उस पर भी टिप्पणी कर दी जो मेरा सवाल भी हो सकता था, लेकिन आपने कहा कि ये अपवाद के तौर पर हम देखें तो बेहतर होगा। लेकिन पक्ष विपक्ष के संरक्षक के तौर पर आप हैं हृदय नारायण जी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आपने कहा आपसे नेता प्रतिपक्ष की वार्ता होती है, वो कहते हैं बढ़िया है और हम साथ दे रहे, लेकिन पत्रकारों के सामने आकर क्यों फिर बयान बदल जाते हैं? क्यों आखिर फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष कुछ और कहते हैं, और तो और खुद अब बीजेपी के विधायक भी ये कह रहे हैं कि मैंने निधि दे दी, लेकिन अब मुझे वापस कर दो मेरी निधि, क्योंकि गड़बड़ी हो रही है, मैंने मांगा ब्यौरा कि कहां खर्च हुआ और वो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा। दीक्षित साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज दीक्षित साहब तक नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हृदय नारायण दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि संरक्षक के तौर पर वो पक्ष विपक्ष दोनों की बात करेंगे। विधानसभा में स्पीकर होने के नाते वो विधानसभा, विधान परिषद, सदन, उन तमाम लोगों के जो वक्तव्य हैं या फिर उनकी जो जिम्मेदारी है उसको यहां पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि नैतिकता और उसके साथ साथ प्राथमिकता दोनों को अगर हम देखें तो यहां पर विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए और होती भी है, और वो निभा भी रहा, वो सहयोग भी कर रहा, सकारात्मक सुझाव भी दे रहा और जहां पर गड़बड़ियां हैं उसको उजागर कर रहा। लेकिन सरकार के काम को भी उन्होंने सराहा। उनका कहना है कि सरकार अपनी दिशा को और तेज कर रही है, गति के साथ वो आगे बढ़ रही है। मौजूदा दौर में जो सवाल यह है कि संक्रमण जो कि वैश्विक है उससे हम निपट कैसे सकते हैं, और उसका सबसे बेहतर तरीका वही है जो कि सरकारों का निर्देश है, सरकारों की तरफ से आदेश है, और उसमें अहम भूमिका एक आम व्यक्ति के साथ साथ प्रशासन सरकार की होती है। हृदय नारायण दीक्षित साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। दीक्षित साहब, आपने कहा कि संरक्षक के तौर पर आप सभी को देखते हैं, पक्ष विपक्ष और दोनों सदनों को आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने सवाल यह किया था, अब तक आवाज नहीं पहुंच पाई, कि नेता प्रतिपक्ष आपसे कहते हैं बढ़िया है, पत्रकारों के सामने आके कहते हैं कि नहीं बढ़िया नहीं है, सरकार सहयोग नहीं कर रही या सरकार सहयोग ले नहीं रही और फेल है सरकार, या फिर कई अन्य लोग भी ये बात कहते हैं। खुद बीजेपी के विधायक ने कह दिया कि मैंने अपनी निधि दी लोगों की सुविधा के लिए, फिर ब्यौरा मांगा कि कहां खर्च हुआ, वो नहीं मिला तो मैं अपनी निधि वापस चाहता हूं। ये परिस्थितियां क्या है? नेता प्रतिपक्ष ने निधि के प्रश्न पर हमारी बात का आदर किया था। जी। जहां तक प्रश्न है मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए निर्णय और कराए गए काम इस संबंध में, जी, जहां तक इनके क्रियान्वयन का संबंध है, नेता प्रतिपक्ष को, सभी विधायकों को यह अधिकार है कि वह उचित अवसर पर संबंधित अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, शिकायत करें। लेकिन यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है। मैंने पहले ही कहा था जी कि विपक्ष का पूरा अधिकार है, यहां संसदीय जनतंत्र है, विपक्ष को सुझाव देना चाहिए, विपक्ष को गलतियों की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहिए और महामारी से निपटने में एकजुट होकर काम करना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा हो रहा है अपवाद छोड़। जी, हृदय नारायण दीक्षित साहब, अब सरकार के नजरिए से एक सवाल मैं पूछूंगा। सरकार को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ सकारात्मक बातें भी, और विपक्ष ने जो सकारात्मक कदम थे उस पर खुलकर सराहा भी, कुछ मांग रखी, उस पर भी कदम बढ़े सरकार के, तो उसको भी कहा कि अच्छा था और पहले हो सकता था। बच्चों को राजस्थान के कोटा से ले आना, प्रवासी मजदूरों की इस वक्त सबसे बड़ी मांग है, समस्या है। ना सिर्फ विपक्ष मांग कर रहा, बल्कि बीजेपी से जुड़े तमाम अन्य राज्यों के लोगों ने भी अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है। इस पर मास्टर प्लान भी सरकार ने बनाया है। ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसकी तैयारी किस तरीके से सरकार कर रही थी, जिसको आपने भी समझा या उसके बारे में जाना? निश्चित रूप से यह समस्या है, उत्तर प्रदेश के लिए भी समस्या है, देश के अन्य राज्यों के लिए भी समस्या है जी। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी जी इस समस्या को लेकर पहले से चिंतित रहे हैं
उन्होंने कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना के क्रियान्वयन का काम शुरू भी हो गया है जी। हम समझते हैं कि यह समस्या अतिशीघ्र समाधान कर लिया जाएगा इसका। जी। हृदयनारायण दीक्षित जी, चूंकि किसानों की बहुत अहम भूमिका हमारे देश में और प्रदेश में भी है और उसको लेकर तमाम तरह की पहल की गई। मौजूदा दौर में जो लॉकडाउन के बीच में छूट की बात थी केंद्र की तरफ से, उसमें किसान प्राथमिक तौर पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ क्रय को लेकर बहुत अच्छी पहल की, टारगेट सेट किया, बल्कि अधिकारियों को जिम्मेदारी दी भी और उनसे जवाबदेही ली भी। लेकिन मौजूदा दौर में एक तरफ कृत्रिम आपदा के बीच में कुछ दैवीय आपदाएं हैं, उसको लेकर इस वक्त आप इस सरकार को किस दिशा में बढ़ते देख रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें वहां पर विपक्ष आलोचना के तौर पर भी उठा रहा, सुझाव के तौर पर भी दे रहा और साथ में सरकार भी कह रही कि नहीं, हां ये चुनौती है और हम इससे निपट कर रहेंगे। जहां चुनौती है वहां सरकार स्वीकार कर रही है और किसानों की समस्या वास्तव में चुनौतीपूर्ण रही है जी। लेकिन इस बीच सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए क्रय केंद्र खोल दिए हैं। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आता हूं जी। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दे सकता हूं कि बहुत निकटतम दूरी पर किसानों को कोई कठिनाई न हो, इसलिए बहुत नजदीक दूरी पर गेहूं के क्रय केंद्र खोले गए हैं जी। इस बीच कल उत्तर प्रदेश में एक बड़े हिस्से में वर्षा हो गई है, उसको लेकर भी किसानों में थोड़ा बहुत कठिनाई आई है। इसके पहले ओले पड़े थे। हमको स्मरण होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जहां जहां ओले पड़े हैं वहां 24 घंटे में 30 घंटे में क्षति का आकलन कर लिया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को यह भी कहा है कि पैसे की कमी आड़े नहीं दी जाएगी। जी। जिले के अधिकारी किसानों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा मुहैया कराने, उनका उत्पाद बाजार तक ले आने, क्रय केंद्र तक ले आने, इस पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं जी। और कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही। चुनौती है, इसलिए चुनौती बड़ी है। एक चुनौती तो कोरोना से लड़ने की और दूसरी पानी बरस गया उसकी, तीसरी और स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं कठिनाइयां आती हैं, तो उनका समाधान कर लिया जाएगा। ठीक है हृदयनारायण जी, यहां पर एक सवाल यह उठता है कि जो मुख्यमंत्रियों से फिर से संवाद हुआ प्रधानमंत्री का, तमाम राज्य हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि केंद्र लॉकडाउन को बढ़ाए, लेकिन आज से संकेत ही मिले कि लॉकडाउन को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन राज्य अब जो कि केंद्र पर पूरी तरह से निर्भर थे या उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, अब उनको अपने ऊपर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी और उन तमाम चीजों को खुद से देखना पड़ेगा जो कि अब राज्य स्तर पर वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता है, क्या मांग है? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे जो कि दुरुस्त होते जा रहे थे, अचानक से वो एपिक सेंटर में, हॉटस्पॉट में या मरीजों के संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी के साथ सुर्खियों में है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं जी और एक एक जिले की ताजा परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जी। जहां कहीं हॉट स्पॉट्स ज्यादा हैं वहां के बारे में अधिकारी कई बार जानकारी करते हैं। तो यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, वरिष्ठों के स्तर पर लिया जाना है जी कि कहां पर किस क्षेत्र में अभी और लॉकडाउन की आवश्यकता है, कहां पर किस क्षेत्र में थोड़ी सी ढील दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये सब एक गहन चिंतन और गहन मॉनिटरिंग के बाद संभव होगा। इसके बारे में पहले से किसी जिले के बारे में भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जिस जिले में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाना है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पहले से ही आप नहीं कह सकते हैं या उसकी भविष्यवाणी कहना ठीक भी नहीं होता है। भविष्यवाणी से ही यहां पर एक सवाल और जुड़ जाता है कि एक मामला इस वक्त घोटाले को लेकर उजागर हो रहा, उसमें एसटीएफ जांच की बात सरकार ने कह दी है। अब वहां पर राजनीतिक दलों ने भी सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है
और वहां सरकार एक तरफ जांच तो कर रही, लेकिन यह कहा जा रहा कि कतिपय समाचार पत्रों ने जानबूझकर ऐसा किया। इस पूरे प्रश्न को या इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि हमारी नजर में आया, हम सही दिशा में जांच कराएंगे। विपक्ष अभी से पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है, कम से कम उपकरण को लेकर, और इसको सीधे सीधे बड़े घोटाले से जोड़ा जा रहा। जब सरकार ने जांच की घोषणा कर ही दी है जी, तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले से ही घपला घोटाला ऐसा कहकर मूल हमारी कोरोना से जो लड़ाई है उसमें बाधा डालने जैसा काम हो सकता है। इसलिए सरकार के द्वारा की गई घोषणा पर, जांच की घोषणा पर विश्वास करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और कोई नई बात आए तो विपक्ष को चाहिए कि ध्यानाकर्षण करे और अपने ढंग से अपना विचार प्रकट करे। हम समझते हैं यही उचित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यही उचित होगा कि अगर जांच है तो जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन राजनीति में चूंकि आपका लंबा अनुभव है और पत्रकारिता में भी, तो आप जानते हैं कि जल्दबाजी रहती ही है। बहरहाल हृदय नारायण दीक्षित साहब, यहां पर एक प्रश्न ये भी है, और आप, जैसा मैं समझ रहा हूं कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपको बहुत ही सोच समझकर हर एक चीज को रखना है, बोलना है, ताकि दोनों के संरक्षक की बात को आप यहां पर सार्थक भी कर पाए। यहां पर जो तालमेल की बात थी, केंद्र और प्रदेश स्तर पर प्रदेश की सरकार, उनके लोग, केंद्र स्तर पर उसी पार्टी की सरकार और उनके लोग, उस तालमेल को बिठाना बहुत जरूरी था। विपक्ष को तो लाना जरूरी था ही। क्या उसमें भी आपकी पार्टी से इतर दोनों सरकारें वो तालमेल बिठा पाई उतने ही तरीके से? क्योंकि ये कई राज्यों में उठकर आया, जहां पर किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वहां पर उठकर आया कि केंद्र से उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही पहल की थी जी। हम लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार वार्ता की जी। और उसमें यह भी उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप रात में, दिन में, जब चाहें तो फोन पर हमसे वार्ता कर सकते हैं जी। तो ये एक पहल थी। और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वह भी इस देश की संवैधानिक संस्था है। संघीय ढांचे के अंतर्गत उनका अपना संवैधानिक प्राधिकार है जी। महामारी केवल राज्यों का, केवल केंद्र का दायित्व तो नहीं है। ये मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, अन्य संस्थाओं का, हमारा, आपका, सबका सामूहिक दायित्व है जी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार वार्ता की और आज भी प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच किसी तालमेल का अभाव है, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी ऐसा होता, जैसा अभी आप पहले कह रहे थे जी, कि राजनीतिक दृष्टि से अपनी बात को रखने के लिए गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री कुछ आलोचनात्मक हो सकते हैं जी। लेकिन मूलतः केंद्र और राज्यों के बीच में कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, पश्चिम बंगाल में जरूर ऐसा वातावरण कभी कभी बन जाता, ये पहले भी बनता था, कोरोना के दौरान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वहां केंद्र और राज्य के बीच में आदरणीय ममता जी के व्यवहार के कारण कुछ ऐसा वातावरण पहले हो जाता था। इस समय ना बने तो ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अगर दीदी को समझ में आ जाए तो बेहतर है कि इस समय ना बने, तो आप सुझाव दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल हृदय नारायण जी, यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है, जब आप पश्चिम बंगाल तक गए हैं तो मैं आपको दिल्ली तक ले आऊंगा। यहाँ पर कई चीजें बड़ी असमंजस वाली निकल कर आई। एक राष्ट्रीय दल है, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन जल्दबाजी में हो गया। फिर ये बयान आया कि नहीं, 4 घंटे 10 घंटे देना चाहिए था। आज समाजवादी पार्टी के नेता से, एक राज्यसभा सांसद से इनफैक्ट मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि नहीं, देर से लिया गया, और जल्दबाजी वाला नहीं बल्कि देर से लिया गया, अच्छा फैसला है। इसको असल में क्या कोई समझ नहीं पा रहा, या इसमें कोई राजनीतिक विवशता है कि चाह कर भी अच्छे को अच्छा ना कह पाना, और बुरा जो है उसको तो बुरा कहना ही है, उस पर तो अलग पहलू हो जाता है, लेकिन अच्छे में भी कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करना। संसदीय
जनतंत्र का कमाल है कि जो अच्छा है, अगर हम उस दल के नहीं हैं तो उस अच्छे के बारे में अच्छा कहने में भी कठिनाई होती है जी। लेकिन ये मामला अच्छा अथवा बुरा उस पर टिप्पणी करने का नहीं है, या समय भी नहीं है जी। और सभी दलों को चाहिए कि वह इस अवसर पर दलीय मतभेद भुलाकर एकजुट होकर देश के लिए काम करें। राष्ट्रीय दल के लोगों द्वारा जो बैठक की गई थी, उस बैठक पर मेरे जैसे विद्यार्थी की दृष्टि थी, क्योंकि उस बैठक में बहुत अर्थशास्त्र के विद्वान आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। जी। तो उम्मीद थी कि कुछ अर्थव्यवस्था पर ज्ञानवर्धक विषय हम लोगों को जानने को मिलेगा, लेकिन बातें अर्थव्यवस्था पर कम हुई, दूसरे विषयों पर ज्यादा हुई, और ऐसी बातें तो हुआ करती हैं जी। लेकिन हम समझते हैं कि उनको भी ध्यान करना चाहिए कि जब कभी संकट की ऐसी स्थिति आई है जी। बांग्लादेश का जब वो युद्ध जैसा माहौल था जी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अटल जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को दुर्गा कहा था, सम्मानपूर्वक कहा था, पूरा देश एक साथ है। जी। तो इस समय पूरा देश एक साथ है, ये ध्यान देना चाहिए। राजनीति तो बाद में कर लेंगे, अभी कोई जल्दी क्या है। नहीं, राजनीति तो होती रहेगी, और अभी जल्दी है कि नहीं है ये तो तय करना उन लोगों को है जो राजनीति से जुड़े हैं, आप बेहतर समझते हैं। फिर से एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। यहां पर जो इस वक्त विषय है वो ना सिर्फ देश के लिहाज से इस वजह से बन जाता है कि दुनिया देख रही है, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश को इस वजह से देखा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा हो जाता है। अब यहां उत्तर प्रदेश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, बड़ी विषम तरीके की राजनीति, और उसके बीच में एक पैरेलल व्यवस्था बना पाना, योगी सरकार को अभी आप खुद एक संरक्षक के तौर पर उस सदन के, उस पार्टी से जुड़े होने के नाते न सही दें, कोई बात नहीं, क्या मानते हैं कि यहां कम से कम किस दिशा में बढ़ता देख रहे हैं? क्योंकि नंबर देने की बात मैं नहीं करूंगा यहां पर, यह बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जिस विषय को मैं रख रहा हूं कि इतना बड़ा प्रदेश और वहां पर इस तरीके की मॉनिटरिंग, क्या यह संभव हो सकता था? हुआ नहीं कभी, हालांकि यह दौर भी कभी नहीं आया, लेकिन इस तरीके से प्राथमिकता कभी दी गई थी क्या? हम समझते हैं कि तुलना का समय नहीं है। सरकार के बारे में दो बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए जी। पहला नीति, नीयत, और दूसरा काम करने की निष्ठा। जी। नीति बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने लगातार प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठकें करते हुए, प्रत्येक जिले का हालचाल लेते हुए, तदनुसार परामर्श करते हुए, तदनुसार आदेश देते हुए, लगातार संपर्क में रहकर उन्होंने काम किया है। ये हुआ नीति। और अब उनकी इच्छा देखी जानी चाहिए सरकार की। उनके हर काम में, हर बयान में, हर आदेश में बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वह चाहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कोरोना महामारी को पराजित किया जाना चाहिए। लॉकडाउन एकमात्र उपाय है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, परस्पर दूरी बनाने के अलावा और कोई दवा नहीं है, यह निःशुल्क दवा है जी। तो सारे कार्यक्रमों को एक साथ लेकर चलना ये बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ऐसे बड़े प्रदेश में, जैसा अभी आपने कहा कि पश्चिम में जाइए तो भिन्न प्रकार का स्वभाव, पूरब में जाइए तो भिन्न प्रकार का, हम लोग अवध में बैठे, लखनऊ में आपसे बात कर रहे हैं, भिन्न प्रकार का। तो सबके बीच में समन्वय, प्रशासनिक समन्वय और अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से योजनाओं को, लिए गए निर्णयों को लागू करना, इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसा हमने पहले किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदा नहीं देखा गया। और ये जो दौर है इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल हृदयनारायण जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव, ये दौर तो आपने नहीं देखा होगा जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, लेकिन ऐसी तमाम जो आपदाएं थी
उसमें क्या भूमिका हो सकती सरकार की, उसमें नीति क्या है, निर्धारण क्या है, यह देखना जरूरी था और आपने भूत में देखा भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित साहब, उनका कहना है कि मौजूदा दौर में एक स्पीकर के तौर पर वो पक्ष विपक्ष दोनों को देख रहे हैं कि दोनों का सहयोग मिल रहा है। कुछ बातें होती हैं, आलोचना भी होती है और वो उनका अधिकार भी है, लेकिन सरकार के लिए वो कह रहे हैं कि वो सही दिशा में बढ़ रही, सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।